सोचो जरा एक ऐसा मोमेंट जहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रेड के टाइम पे क्या हुआ, बल्कि ये है कि क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर हो भी सकती है, और अगर हो सकती है तो किस लॉ के अंडर, किस अथॉरिटी की परमिशन से और किस लिमिट तक। ममता बनर्जी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बीच जो कन्फ्रंटेशन हुआ उसने सिर्फ पॉलिटिकल टेम्परेचर नहीं बढ़ाया बल्कि क्रिमिनल लॉ के कोर प्रिंसिपल्स को भी टेस्ट पर डाल दिया है। थर्सडे का दिन ईडी अपनी रूटीन नहीं बल्कि पीएमएलए 2002 एक्ट के अंडर एक सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही थी। टारगेट था आईपेक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स को-फाउंडर प्रतीक जैन के प्रीमाइसेस। ईडी का कहना है कि ये रेड्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी। लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन तब चेंज हो गई जब रेड के दौरान स्टेट पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद प्रीमाइसेस तक पहुंच गई। यहीं से एफआईआर का पूरा लीगल डिबेट शुरू होता है। ईडी का एलिगेशन है कि जब उनके ऑफिसर्स लॉफुल सर्च और सीजर कंडक्ट कर रहे थे तब उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की गई और सबसे सीरियस एलिगेशन ये है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेड के बीच उठाकर ले जाए गए। ईडी ने इसे सिर्फ इंटरफेरेंस नहीं बल्कि स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन पर डायरेक्ट अटैक बताया। इसी बेसिस पर ईडी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची और कोर्ट से ये प्रेयर की कि सीबीआई को डायरेक्शन दी जाए कि वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और कुछ स्टेट पुलिस ऑफिसर्स के रोल को लेकर एफआईआर रजिस्टर करे। हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया तो प्रोसीडिंग्स खुद काफी ड्रामेटिक रही। जस्टिस सुब्रा घोष की सिंगल जज बेंच ने ईडी की पिटीशन और तृणमूल कांग्रेस की काउंटर पिटीशन दोनों को एक साथ लिस्ट कर दिया। टीएमसी ने ईडी की रेड्स की लीगैलिटी पर सवाल उठाया और कहा कि आईपैक से पार्टी रिलेटेड सेंसिटिव पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स उठाए जा रहे थे जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन से लिंक्ड है। टीएमसी का स्टैंड ये रहा कि ईडी का एक्शन टारगेटेड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हियरिंग के दौरान काउंसिल्स के आर्गुमेंट से ये क्लियर हो गया कि कोर्ट के सामने सिर्फ रेड का क्वेश्चन नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसेस इनिशिएट करने का थ्रेशोल्ड है। ईडी के काउंसिल ने आर्ग्यू किया, सीएम हैज टेकन ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीएम इज प्रिवेंटिंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फ्रॉम डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। वहीं दूसरी तरफ ये कहा गया कि ये पूरा का पूरा मामला पीएमएलए का नहीं है और ईडी अपनी पावर्स का ओवर यूज कर रही है। कुछ लॉयर्स ने इंटरवीन करने की कोशिश की ये कहकर कि मैटर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोर्ट ने उनको क्लैरिफाई किया कि बिना प्रॉपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इंटरवेंशन मेंटेनेबल नहीं है। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने मैटर को एडजर्न कर दिया और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग भी फिक्स कर दी बिना मेरिट्स पर कोई फाइनल ऑब्जर्वेशन दिए। अब जब केस का बैकग्राउंड और हियरिंग क्लियर है तो असली सवाल आता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर का लीगल फ्रेमवर्क क्या है। क्रिमिनल लॉ के हिसाब से चीफ मिनिस्टर होने से एफआईआर पर कोई ब्लैंकेट बैन नहीं लगता। अगर एलिगेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का हो तो एफआईआर लीगली पॉसिबल है। ईडी के एलिगेशंस को देखें तो इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 186, 221 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस, सेक्शन 353, 132 क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट के प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं। ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट के प्रायर ऑर्डर की भी शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेशन ये है कि एलिगेशंस खुद स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड के खिलाफ है। इसी वजह से ईडी ने स्टेट पुलिस पर रिलाई करने के बजाय सीबीआई से एफआईआर रजिस्टर करवाने की मांग की। नॉर्मली सीबीआई को किसी स्टेट में एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती है अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ने ये क्लियरली एस्टैब्लिश किया है कि हाई कोर्ट अपने आर्टिकल 226 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के अंडर स्टेट कंसेंट के बिना भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर के डायरेक्शन दे सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि स्टेट मशीनरी न्यूट्रल या इफेक्टिव नहीं रहेगी। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एंगल आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। अगर एफआईआर के एलिगेशन सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन तक लिमिटेड होते तो आईपीसी के अंडर ही काम हो जाता। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया या अथॉरिटी का अब्यूज किया तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो सकते हैं। पीसी एक्ट के सेक्शन 7 और सेक्शन 13 पब्लिक सर्वेंट के करप्शन और क्रिमिनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड है। लेकिन एफआईआर और प्रोसिक्यूशन के कंटेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 19 जो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन देता है। यहाँ एक बहुत क्रूशियल लीगल डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। सेक्शन 19 ऑफ पीसी एक्ट का सैंक्शन एफआईआर रजिस्टर करने के लिए नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर के स्टेज पर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सैंक्शन का सवाल तब उठता है जब चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेने वाली हो। इसीलिए अगर ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसके लिए प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी नहीं होगा।
चाहे पीसी एक्ट के सेक्शंस एफआईआर में मेंशन क्यों ना हो। अगर केस प्रोसिक्यूशन के स्टेज तक पहुंचता है तो एफआईआर सैंक्शन देने वाली अथॉरिटी का सवाल आएगा। चीफ मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जनरली गवर्नर होता है, लेकिन सैंक्शन का डिसीजन मैकेनिकल नहीं होता। अथॉरिटी को ये एसेस करना होता है कि एलिज्ड एक्ट ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज से रीजनेबली कनेक्टेड था या नहीं। अगर एक्ट कम्प्लीटली ऑफिशियल ड्यूटी के स्कोप से बाहर का माना जाता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करना या एविडेंस उठाकर ले जाना, तो सैंक्शन के डिफेंस पर भी कोर्ट क्वेश्चन उठा सकती है। इस केस में ममता बनर्जी का डिफेंस ये हो सकता है कि उनका इंटरवेंशन लॉ एंड ऑर्डर और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के प्रोटेक्शन के लिए था, लेकिन ईडी का काउंटर ये है कि रेड पीसफुल थी, लॉफुल थी और चीफ मिनिस्टर का पर्सनल प्रेजेंस और एविडेंस रिमूवल ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकता। कोर्ट को इसी पॉइंट पर प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी। अगर कोर्ट ये मानता है कि एलिज्ड एक्ट ऑफिशियल ड्यूटी के स्कोप से बाहर था, तो एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन का रास्ता लीगली ओपन हो जाता है। ये पूरा कंट्रोवर्सी सिर्फ एक रेड या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तक लिमिटेड नहीं है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट है कि जब एलिगेशन स्टेट के हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो, तो क्रिमिनल लॉ का मशीनरी कैसे मूव करेगा। अगर हाई कोर्ट सीबीआई को एफआईआर का डायरेक्शन देती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी से शील्ड नहीं बन सकती। अगर कोर्ट रिस्ट्रेंट दिखाती है, तो उसके पीछे भी डिटेल लीगल रीजनिंग होगी, जिससे ये क्लियर होगा कि एफआईआर का थ्रेशोल्ड अभी क्रॉस नहीं हुआ है। एंड ऑफ द डे ममता बनर्जी और एफआईआर का ये डिबेट लॉ के एक बेसिक प्रिंसिपल पर आकर रुकता है, दैट इज नो वन इज अबव द लॉ एंड लॉ मस्ट मूव विद कॉशन। एफआईआर पॉसिबल है, इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, प्रोसिक्यूशन भी पॉसिबल है, लेकिन हर स्टेज पर स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी के साथ। कलकत्ता हाई कोर्ट की आने वाली हियरिंग इसी बैलेंस को डिफाइन करेगी, पावर और प्रोसेस के बीच का बैलेंस। और जो भी डिसीजन आएगा वो सिर्फ एक स्टेट या एक चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन सकता है। सो स्टे ट्यून एंड कीप फॉलोइंग अस टू गेट ऑल द लीगल अपडेट्स ऑन दिस केस।